नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई। आज बहुत दिन बाद एक हिंदी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लोगों की डिमांड थी और इसमें ज़्यादा काम नहीं है। इसके बाद मैं हिंदी व्याकरण शुरू करूँगा। देखिए, 9 जून को मेरी परीक्षा है, जिसके रिगार्डिंग थोड़ा वीडियो में विलंब हो रहा है। 9 जून के बाद मैं बहुत सारी इनिशिएटिव लूंगा और बहुत सारी नई चीज़ें भी शुरू करूँगा। बस आप तैयार रहिए और अच्छे से रिविजन करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसमें लाभान्वित हो सके। देखिए, हिंदी में अब तक हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी की विभिन्न बोलियां, इसके साथ साथ हिंदी की साहित्य के 2 काल पर चर्चा कर ली थी। पहला काल आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद अब जो नया काल है रीति काल, संवत 1700 से 19 तक। रीति काल की पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि रीति काल की पृष्ठभूमि में श्रृंगारिकता है। श्रृंगारिकता का अर्थ है कि युद्ध तो हो गए हैं खत्म, अब युद्ध नहीं है। मुगलों का आधिपत्य लगभग समस्त भारत पे हो गया है। भूषण के काव्य को हम देख लेते हैं, जहां शिवाजी एक चुनौती दे रहे हैं मुगलों को। तो जो राजा थे उनका मन हुआ कि भाई हम अब काव्य पढ़ें। अब राजा लोगों को काव्य पढ़ाना है तो इसके लिए जो दरबारी कवि थे वो उक्तियां, वो उदाहरण एग्जाम्पल तैयार करते थे कि काव्य के लक्षण पढ़ने हैं राजा को। तो उदाहरण ऐसे होते थे काम वासना से जुड़े हुए, श्रृंगारिकता से जुड़े हुए, ताकि राजा के दिमाग में आसानी से बैठ सके। तो इसलिए इस काल में नग्न श्रृंगारिकता, घोर श्रृंगारिक काव्य लिखा गया और इसी के अनुसार रीति काल के अलग अलग शाखाएं भी बनाई गई हैं। जैसे पहली शाखा को हम बोलते हैं रीतिबद्ध। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और एक छोटी सी काव्य धारा इधर बन जाएगी नीति काव्य। रीतिबद्ध जिन्होंने व्याकरण के नियमों में, काव्य के नियमों में बंधकर रचना की और जो दरबार से जुड़े रहे, उन्हें कहा गया रीतिबद्ध। इसमें केशवदास हैं, पद्माकर हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, ये सारे आ जाए। रीति सिद्ध में एक ही व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है कविवर बिहारी, और उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई। रीति मुक्त में आलम, बोल, ठाकुर जो अलग लिख रहे हैं। भूषण है, वो वीर काव्य लिख रहे हैं। नीति काव्य में गिरधर कविराय, ऐसे लोग जो नीति की बातें कर रहे हैं, जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो ये रीति काल की अलग अलग शाखाएं हैं। अब एक एक करके हम प्रमुख प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी रचनाएं। सबसे पहले लिखिए केशव दास। केशव दास ओरछा के राजा के दरबार में रहते थे केशव दास। इनकी रचनाएं लिखिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसे कहते हैं राम चंद्रिका। रसिक प्रिया, ये रामायण है एक तरीके से। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। छंदमाल, छंदमाल। जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। अब देखिए, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। कठिन काव्य का प्रेत। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस कवि को, किस रचनाकार को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो केशव दास को, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, किस आलोचक ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। लिख लीजिए, शुक्ल। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रफ कर दें। चलिए, 2 रचनाएं देखनी है। मैं ज्यादा इस पे काम नहीं करता है। जो महत्वपूर्ण है उनकी रचना पूछने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद चिंतामणि।
चिंतामणि त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। चिंतामणि रस विलास और कवि कल्प तरु। आई विल चेक दिस। कवि कुल कल्प तरु, कवि कुल कल्प तरु, बीच में कुल और जोड़ लीजिएगा। दो रचनाएं चिंतामणि की, रसविलास और कवि कुल तरु। इसके बाद मतीराम, मतीराम मतीराम की रचना है ललित ललाम। मतीराम की रचना ललित ललाम, और एक और लिख लीजिए रसराज। ललित ललाम और रसराज। इसके बाद जो हमारे रीति काल में महत्वपूर्ण वीर काव्य को लिखने वाले हैं, देखिए पूछ सकते हैं वीर काव्य, वीरता से भरा हुआ काव्य लिखा है भूषण ने, महाकवि भूषण। भूषण इनकी उपाधि थी, भूषण ने। भूषण ने दो राजाओं के बारे में लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल के बारे में। तो शिवाजी के बारे में शिवराज भूषण, शिवाजी के बारे में एक रचना शिवराज भूषण। शिवा बावनी, 52 छंद है इसमें। पक्षी पर छीने हैं परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। शिवा बावनी 52 छंदों की एक रचना है। और छत्रसाल दशक। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये 3 रचनाएं कविवर भूषण की हैं। देखिए मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं, तो मुझे खुद ही देखना पड़ता है कि वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, चलिए आगे चलते हैं। अगले कवि कविवर बिहारी, जो बिहार से नहीं थे, राजस्थान से थे। एक ही रचना है, बिहारी सतसई। सतसई एक ही रचना लिखी है, 700 से अधिक दोहे हैं। 719 कहा जाता है, 719 है। अगर ऑप्शन में 719 नहीं मिलता है तो 713 लगा देना, और दोनों हो तो 719 लगा देना। यूपी पुलिस में कुछ भी विवादित पूछा जा सकता है। तो बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें 719 या 713 दोहे हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। गंभीर घाव, गंभीर प्रभाव डालते हैं बिहारी के दोहे। इसके बाद सेनापति, इनकी एक रचना लिख लेते हैं। देखिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं कि आप सबको रटे पड़े हैं, आपको यूजीसी नेट क्लियर नहीं करना है, हमें बस यूपी पुलिस का एग्जाम निकालना है। लेकिन साहित्य वाले टॉपिक से इस बार भी 5 से 6 प्रश्न पूछे गए। जो ये कहते हैं ना कि साहित्य से नहीं व्याकरण पढ़ो, ठीक है व्याकरण का तो ब्रॉड है ही, व्याकरण से तो ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन 6 से 7 प्रश्न अगर साहित्य से पूछे जा रहे हैं तो हम साहित्य को कैसे छोड़ सकते हैं, जहां एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। सेनापति की एक रचना कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर। इसके बाद महत्वपूर्ण रचनाकार आते हैं आलम। आलम की रचना आलम केली है, सुदामा चरित है। नरोत्तम दास ने भी लिखा सुदामा चरित, ध्यान रखिएगा। आलम केली और सुदामा चरित। आलम केली और सुदामा चरित। अगला घनानंद, इनकी स्टोरी मैंने क्लास में सुनाई थी।
घनानंद और सुजान की प्रेम कहानी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे घनानंद। वियोग वेली, वियोग वेली, इश्क लता, वियोग वेली और इश्क लता, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, वियोग वेली और इश्क लता। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, जो दरबार में नृत्यांगना थी। एक बार किसी ने घनानंद का मजाक उड़ाने के लिए कहा कि घनानंद आप गाओगे और सुजान नृत्य करेगी। घनानंद ने राजा की ओर पीठ कर ली और सुजान की ओर मुख कर लिया और तब एक पद गाया। मोहम्मद शाह रंगीला नाराज हो गया और कहा कि दरबार से निष्कासित हो जाओ। इन्होंने कहा कि चलो सुजान, हम दोनों चलते हैं। सुजान नहीं गई, सुजान जाती भी नहीं, इसलिए बेटा भ्रम में मत रहो, सुजान जाती नहीं है, सुजान पापा की बात मान लेती। तो सुजान नहीं गई और ये अकेले फिर वृंदावन पहुंचे, जहां राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए और फिर राधा के बारे में बहुत सारे पद इन्होंने गाए। लेकिन बीच बीच में सुजान सुजान नाम आता रहता है, जिसमें बड़ा सुंदर एक पद है, अति सूधो प्रेम को मारग, जहां नेकु सयानपन बाक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहु के देत छटाक नहीं। तो सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम है और सुजान धोखा दे दी थी। ठाकुर है ठाकुर ठसक, कोई जरूरत नहीं है इतना लिखने का। चलिए अब देखिए 19वीं शताब्दी शुरू हुई और आधुनिक काल में गद्य का प्रस्फोट हुआ। गद्य की शुरुआत हुई। आधुनिक काल के कालखंड किए गए 1900 से अद्यतन कहते हैं। अब तक चल रहा है अद्यतन संवत। लेकिन देखिए भारतेंदु पूर्व भी कुछ चीजें थी जिनमें कुछ रचनाएं प्रमुख हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से प्रमुख नहीं है वो। पहला युग जो आया वो आया भारतेंदु अद्यतन, इसके कालखंड है। पहला युग है भारतेंदु युग, पहला युग है भारतेंदु युग। और देखिए भारतेंदु युग में भारतेंदु एंड फ्रेंड्स, रामविलास शर्मा 1868 से 1900 मान रहे हैं, आचार्य शुक्ल 1868 से 1893 मान रहे हैं। लेकिन आपसे कालखंड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर लिखना भी है तो आचार्य शुक्ल के अनुसार 1868 से 1893 तक ईस्वी है इस बार। 1900 से हम मान लेते हैं कि भाई द्विवेदी युग की शुरुआत हुई, सरस्वती पत्रिका का संपादन तब से द्विवेदी। तो पहला युग है भारतेंदु युग, और इसमें सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही जान लेते हैं। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में गद्य में ज्यादा जानेंगे, लेकिन यहाँ जो काव्य खंड है उसमें कुछ कर लेते हैं। तो है डालो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का नाम है चंद्रमा, भारतीय चंद्रमा, इन्हें उपाधि दी गई थी भारतेंदु। देखिए रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। अब प्रमुख रचना इनकी देख लेते हैं, जिसमें नाटक भी, नाटक तो मैं अलग से ही लिखाऊंगा। पहले देखिए रिपु नाटक, नाटक है भारतेंदु के, वो नाटक प्रसंग जब पढ़ाऊंगा ना काव्य का उसके अंतर्गत लिखवाऊंगा।
जिसमें अंधेर नगरी, विशस्य विष्णु औषधि और वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, ये सब क्या है इनके नाटक है। तो इसमें तो थोड़ा सा ही लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, बहुत लिखा है इन्होंने, 30+ आयु जी और उतना लिख के गए। रिपुनाष्टक, प्रेम प्रलाप, प्यारे जग की है ये रीत, विदा के समय सब कंठ लगाएं। लिखा है इन्होंने, प्यारे जग की है ये रीत, विदा के समय सब कंठ लगाएं। प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, बंदर सभा, प्रेम माधुरी, प्रेम पे बड़ा लिखा है, प्रेम माधुरी, बंदर सभा भी लिख लीजिए। और कोई रचना, प्रेम फुलवारी, चलिए अब भारतेंदु मंडल में अगले आ जाते हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेम ग्रंथ आप करते हैं, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, बंदर सवार, रिपुनाष्टक। अगले कौन है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रेमघन। प्रेमघन की दो एक रचना देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, चलिए प्रेमघन की आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। मन की लहर, देखिए बाल विधवाओं पर इन्होंने बहुत लिखा है, विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर रहे हैं, विधवाओं की जो पुराने टाइम में स्थिति थी उस पर बहुत रफ कर दें। आगे देखते हैं द्विवेदी युग, पत्र पत्रिका वाले पाठ में मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, 1900 से 1918, 1900 से 1918 द्विवेदी युग। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, सरस्वती पत्रिका। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस पत्रिका का बड़ा सम्मान और योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ, तभी से हम क्या मान लेते हैं, द्विवेदी युग की शुरुआत मान लेते हैं। पहले अब द्विवेदी युग की थोड़ी सी प्रवृत्ति जान लेते क्या है। यह स्वतंत्र काव्य है कि भैया आप लोगों को छंदों के बंधन में नहीं बंधना है, जबरदस्ती मात्राएं नहीं भिड़ानी, जो मन में आया स्वतंत्र लिखो। और स्वतंत्रता की शुरुआत सबसे पहले की है श्रीधर पाठक ने, श्रीधर पाठक ने, बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिए इनके बारे में। एकांतवास योगी, लिखो न करो लेख निबंध, श्रीधर सम सब कवि स्वतंत्र की, अब सब कवि स्वतंत्र हैं। खड़ी बोली की शुरुआत की, मनोविनोद और लिखिए, मनोविनोद। अगर पेपर में पूछे कि कविता में स्वतंत्र या जागरण काल की शुरुआत श्रीधर पाठक ने। कश्मीर सुषमा, सुषमा मतलब सौंदर्य, कश्मीर सुषमा। भारत गीत, भारत गीत। चलिए रफ कर दें। अगले जो हमारे रचनाकार हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध, देखिए हरिऔध क्यों प्रसिद्ध हैं।
इन्होंने हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास। देखिए कैसे विप्रथम, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। किसने लिखा है? हरिओद। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो किसने लिखा है? हरिओद ने। पारिजात, ये भी महाकाव्य। वैदेही वनवास, यूजीसी नेट वालों को तो डीपली पूछते हैं कितने सर्ग हैं, क्या है। 2 और लिखिए। कबीर कुंडल, कबीर कुंडल। चुभते चौप दे, चौखे चौप दे। ठीक है। इसके बाद जो आते हैं हमारे, आते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। रफ करें, आई वांट टू चेक द वीडियो। चलिए, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं हमारे। मैथिली शरण गुप्त, जिनके गुरु हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए द्विवेदी का नामकरण, द्विवेदी सब द्विवेदी आते हैं, तो द्विवेदी 3 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त का जो एक महाकाव्य है सबसे बड़ा, वह है साकेत। और साकेत क्यों लिखा गया? इतिहास की ऐसी नारियां जिनके साथ इतिहास और लेखकों ने न्याय नहीं किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसे प्रभावित होकर साकेत महाकाव्य की रचना हुई और जिसमें उन नारियों के बारे में लिखा जिनकी इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका है और उनको किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। पहली है उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, जो 14 वर्ष अपने पति से दूर रहती हैं और ना तो मानस में, ना रामायण में, ना वाल्मीकि रामायण, ना रामचरितमानस, और अब तक इतनी सारी रामायण लिखी गई हैं, उर्मिला के साथ न्याय किसी ने किया। उर्मिला के बारे में 10-12 दोहे चौपाई कहीं हमें नहीं दिखाई देती है, ना संस्कृत में दिखाई देती है और ना ही मानस में दिखाई देती है। तो पहली नारी उर्मिला जो 14 वर्ष अपने पति से दूर रही और अयोध्या के लोगों की सेवा की, साकेत में इसका वर्णन है। उर्मिला के बाद आई यशोधरा, जो बुद्ध की पत्नी है। बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है और देखिए ये चिंतन की बात है, समाज का कैसे दोहरा चरित्र। बुद्ध आधी रात को घर से जाते हैं, सिद्धार्थ आधी रात को घर से निकलते, तो बुद्ध बनकर वापस आए थे, बुद्ध कहा। और अगर यशोधरा उनकी पत्नी आधी रात घर से निकलती तो लोग उन्हें चरित्रहीन कहते। ये है समाज। तो यशोधरा की गाथा की एक, उसका पति एक दुधमुहे बच्चे को उसकी गोद में छोड़कर बिना बताए उठकर चला गया। तो यशोधरा कहती हैं, अबला के डर से भाग गए वो, मुंह से भी निर्बल निकले, नारी तजती तो असती थी। अगर मैं त्याग कर देती तो मुझे असती, बुरे चरित्र का लोग कहते। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, किंतु किंतु चोरी गए यह बड़ा आघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा का वर्णन है। और अगली है विष्णु प्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। तो ऐसी 3 नारियां। कैकई का अनुताप भी लिखा है, इसमें कैकई के पक्ष को रखा गया। चलिए, साकेत बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, याद रखिएगा। जय भारत, जय भारत। अब एक ऐसी रचना जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, और किसने दी? गांधी जी ने। भारत भारती, भारत भारती एक ऐसी रचना है जिसके कारण गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। किसने?
गांधी जी ने। किस रचना पर? भारत भारती पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिएगा। आगे लिखिए पंचवटी। पंचवटी गीतिका में बहुत सारे लिखे हैं। पंचवटी महाभारत पर आधारित बहुत सारे प्रसंग इन्होंने लिखे हैं, लेकिन यहां आपके लिए साकेत भारत भारती बहुत है, इतना डिटेल ज्यादा जरूरी नहीं। चलिए अगला देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया। लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देंगे और कंफ्यूज जाओगे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग से कोई लेना देना ही नहीं है, जान लीजिएगा। और द्विवेदी युग का नामकरण 1900 से इसलिए शुरुआत में, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन बने? संपादक बने। चलिए एक दो रचना देख लेते हैं इनकी। कुमार संभव सार, कुमार संभव सार। एक और लिख लीजिए काव्य मंजूषा। मैथिली शरण गुप्त को मत भूल जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस काल में कोई ऐसा महत्वपूर्ण रचनाकार हमें नहीं दिखाई देता। चलिए तो देखिए अगला जो समय है वो छायावाद का आगा, और छायावाद का जब समय आ गया तो उस समय रचनाओं में अज्ञात प्रियता में, एक अज्ञात के प्रति प्रेम और करुणा के भाव विरह दिखाई देने लगा। आचार्य शुक्ल ने बड़ी आलोचना की है छायावाद की। छायावाद के बारे में जब हम जाएंगे तो उसमें प्रसाद को पढ़ेंगे, महादेवी को पढ़ेंगे, निराला को पढ़ेंगे, ठीक है। उसी में आगे चल के दिनकर को भी पढ़ा जाएगा। तो प्रसाद, महादेवी, निराला, इन सबको पढ़ेंगे छायावाद के अंतर्गत। पंत है सुमित्रानंद पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। तो अगली वीडियो में हम छायावाद और प्रगतिवाद यानी वर्तमान तक हम आ जाएंगे। उसके बाद हम हिंदी गद्य शुरू करेंगे, यहाँ उपन्यास, कहानी, ऐसे करके इसी सीरीज में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण उपन्यास। और इस बार जो मैंने उपन्यास लिखाए थे वो सीधे सीधे यूपी पुलिस के पेपर में पूछे भी गए थे, और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चलिए इन्हें बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो माइंड में बने रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रसन्न रहें।